अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सटर्नल लेयर के अंदर क्या होता है कि अगर तो ब्लीडिंग वगैरह हो रही है ऑरिकल से, तो उसकी वजह से यानी ईदर एनी कॉज इज़ देयर फॉर द ब्लीडिंग, तो उसकी वजह से क्या होता है, हीमाटोमा बन सकता है, जिसे हम ऑरिकुलर हीमाटोमा कह रहे होते हैं। अब जो ब्लड की कलेक्शन होती है वो पेरिकॉन्ड्रियम और ऑरिकुलर कार्टिलेज होती है, इन दोनों के दरमियान हो रही होती है। अब इससे क्या होगा कि कार्टिलेज की पहला जो काम होना है वो ये होगा कि ऑरिकल के जो कंटूर्स हैं, नॉर्मल कंटूर्स और कर्व्स, वो डिस्टर्ब होंगे। दूसरा काम क्या होगा कि अगर तो ये एनलार्ज होता जाए हीमाटोमा, तो जो ब्लड सप्लाई होगी कार्टिलेज की, वो इफेक्ट होने लग जाएगी। जब ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो फिर अगर आप उसे अनट्रीटेड छोड़ो तो क्या होता है, फिर प्रोसेस हो जाता है ऑब्वियसली ओवरलाइंग स्किन का, तो ऑरिकल डिफॉर्म हो जाएगा। अब इस सिचुएशन के अंदर जब इस हद तक एक्सटर्नल ईयर इंजरी हो गया, तो इसे हम बॉक्सर्स ईयर या कॉलीफ्लावर ईयर कह रहे होते हैं। रोटोस्कोपी एग्जामिनेशन आ जाती है। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम एग्जामिन कर सकते हैं, बट द फर्स्ट स्टेप ओवर देयर इज़ कि हमने मीटस को स्ट्रेट करना होता है। अब इस मीटस को स्ट्रेट करने के तरीके एडल्ट और इन्फेंट्स के अंदर डिफरेंट है। एडल्ट के अंदर आपने क्या करना है कि हेलिक्स ऑफ द ईयर को पकड़ना है और पोस्टर सुपीरियरली उसे पुल करना है। ठीक है, इस मोमेंट से क्या होगा कि जो कर्वेचर है मीटस का, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा और हम आसानी से जो ऑटोस्कोप है वो अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्फेंट्स के अंदर ये मीएटस शॉर्ट होता है, तो हमें केयर करनी होती है कि हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को इंजर ना कर दें। इनके अंदर जब हमने इन्फेंट्स के अंदर मीएटस स्ट्रेट करना है, तो हम ऑरिकल को पुल करते हैं इन्फ्रो पोस्टीरियरली, सुपीरियरली नहीं करना। ठीक है, एडल्ट्स के अंदर सुपीरियरली कर रहे थे। अब इस एग्जामिनेशन से हमें पता लग जाता है अगर कोई टेंडरनेस प्रेजेंट है, या टेंडरनेस क्यों प्रेजेंट होगी, अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑरिकल या फिर मीएटस की इन्फ्लेमेशन वगैरह है, तो वहाँ पर टेंडरनेस प्रेजेंट होगी, और वो इस एग्जामिनेशन से हमें पता लग जाती है। फिर वो ये बता रहे हैं कि जो नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो ट्रांसल्यूसेंट या पर्ली ग्रे कलर की होती है, और जो हैंडल ऑफ मेलियस होता है वो हमें मेम्ब्रेन के सेंटर में विजिबल हो रहा होता है। जब हम इंफीरियर एंड ऑफ द हैंडल पर से एक कोन ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इल्यूमिनेटर में से जब लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो लाइट रिफ्लेक्स जो होता है वो उसके नतीजे में ये हो रहा होता है कि ईयर में एंट्रो इंफीरियर पार्ट जो होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, वहाँ पर लाइट रेडिएट कर रही होती है। उसके बाद आ जाता है एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस की इन्फ्लेमेशन को कह रहे होते हैं। अब कोई इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन कहाँ कैसे होगा कि स्विमर्स वगैरह जो अपने कानों को ड्राई नहीं कर रहे, ईयर कैनाल्स को आफ्टर स्विमिंग, या फिर ईयर ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा कोई यूज़ कर रहा है, तो उसकी वजह से एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। क्यों फिर इसमें फर्दर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा ये, ठीक है, और स्किन की लाइनिंग जो होगी, मेटस की स्किन की लाइनिंग, वो इफेक्ट हो जाएगी। सिम्टम्स क्या हो गए कि इचिंग होगी और एक्सटर्नल ईयर की पेन होगी, और अगर तो हम ऑरिकल या ट्रैगस वगैरह को पुल कर रहे हैं तो पेन इंक्रीज़ होगी। फिर आ जाता है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है, कोई भी पस या फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ मिडल ईयर के अंदर, इसे ओटाइटिस मीडिया कह रहे हैं। कान के अंदर दर्द भी होगी, और जो रेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो रेड हुई होगी और वो बल्ज भी कर रही होगी। यूजुअली ये हो रहा होता है ड्यू टू द अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि टिम्पैनिक कैविटी को लाइन कर रही है, उसकी इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग की वजह से फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब की ब्लॉकेज हो जाती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब बल्ज कर रही होती है और वो रेड हुई होती है, तो उसकी वजह से विक्टिम जो होता है उसके पॉपिंग वॉइस सुन रहा होता है, कान के अंदर आ रही होती है उसे। अच्छा, हमने कहा कि फ्लूइड वगैरह एक्यूमुलेट हुआ होता है, तो वही वो बता रहे हैं कि एम्बर कलर ब्लडी फ्लूइड जो होता है वो हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर इसको हम अनट्रीटेड छोड़ दें तो क्या होगा कि हियरिंग इम्पेयर हो जाएगी, ऑडिटरी ऑसिकल्स जो हैं उनकी स्कारिंग हो जाएगी, और वी विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू साउंड प्रॉपरली। परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी रप्चर्ड ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा फटना, ओटाइटिस मीडिया इस स्टेज तक ला सकता है, और ये स्टेज जो है ये डेफनेस की तरफ लेके जा सकती है। परफोरेशन फॉरेन बॉडी की वजह से भी, ट्रॉमा की वजह से भी, और एक्सेसिव प्रेशर की वजह से भी हो सकती है। अगर तो माइनर रप्चर्स हैं तो खुद ब खुद हील कर जाएंगे, पर अगर मेजर रप्चर्स हैं तो वो कहेंगे कि हमें सर्जरी चाहिए। अब सुपीरियर हाफ जो होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, वो बहुत वेस्कुलर होता है, इन्फीरियर हाफ वेस्कुलर नहीं होता। तो अब हम इंसियंस जब देने होंगे तो हम पोस्टरो इन्फीरियर दे रहे होते हैं इंसियंस, ठीक है, थ्रू द मेम्ब्रेन। यानी एब्सेस ड्रेन करनी है या हमें इंसियन देना है किसी भी पर्पज़ के लिए, तो पोस्टरो इन्फीरियरली दे रहे होंगे। अब इंसियन की वजह से हम कॉर्डा टेम्पेनाई नर्व और ऑडिटरी ऑसिकल्स दोनों को सिक्योर कर लेते हैं। उन लोगों के अंदर जिनके अंदर क्रॉनिक मिडल एयर इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो मारिंगोटमी के बाद हम एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं ताकि प्रेशर्स को इक्वलाइज कर सकें। फिर आ जाता है इन्फेक्शन ऑफ मेस्टॉइड एंट्रम या मेस्टॉइड सेल, जिसे हम मेस्टॉइडाइटिस कह रहे होते हैं। ये क्यों हो रहा होता है, एक मिडल एयर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होता है, और इसकी वजह से मेस्टॉइड प्रोसेस की इन्फ्लेमेशन हो जाया करती है। इन्फेक्शन की स्प्रेड की बात करूँ तो वो हो रहा होता है स्पीरियरली कहाँ पर जा रहा होता है, मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर तक वो जा रहा होता है थ्रू द टेरोसिक्वेमस फिशर, और बच्चों के अंदर तो वो ख़ास तौर पर ऑस्टियोमाइलिटिस ऑफ द टेगमेंट टेम्पेनाई कॉज कर रहा होता है। लेकिन जब से एंटीबायोटिक्स हमने यूज़ ज़्यादा किया है और वो एंटीबायोटिक्स
कि रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद से मास्टाइटिस अनकॉमन हो गया। अगर तो हम इसका कोई सर्जरी वगैरह कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमें फेशियल नर्व के कोर्स का ध्यान रखना है। हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे हम जो हैं वो कर सकते हैं, एक्सेस हासिल कर सकते हैं टू द फॉर दिस सर्जरी। अब उन्होंने कहा है कि वन पॉइंट ऑफ द एक्सेस ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी जो होता है वो ये होता है कि हम मास्टॉइड एंट्रम के थ्रू अप्रोच कर लें। चिल्ड्रन के अंदर हमने क्या करना होता है कि हमने थिन प्लेट ऑफ द बोन सिर्फ रिमूव करनी होती है लेटरल वॉल ऑफ द एंट्रम से टिम्पैनिक कैविटी को एक्सपोज करने के लिए। लेकिन एडल्ट्स के अंदर हमने क्या करना होता है कि हम 15 mm या उससे ज़्यादा बोन को पेनिट्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, आजकल ज़्यादातर जो हो रही है मास्टॉइडेक्टमीज़, तो उसके अंदर पोस्टीरियर वॉल के थ्रू हम जो एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस की पोस्टीरियर वॉल है उसके थ्रू हम एक्सेस ले रहे होते हैं टू द कैविटी। फिर आ जाता है पैरालिसिस ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ द फेरिंगोटिम्पैनिक ट्यूब। फेरिंगोटिम्पैनिक ट्यूब बेसिकली एक रास्ता प्रोवाइड कर रही होती है अगर किसी भी इन्फेक्शन को जाना है नेज़ोफेरिंक्स से टिम्पैनिक कैविटी तक, तो ट्यूब जो होती है वो बड़े आराम से ब्लॉक हो जाती है। और क्योंकि जैसे ही स्वेलिंग होगी म्यूकस मेम्ब्रेन की तो ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी। माइल्ड इन्फेक्शन, इवन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड, तो उसकी वजह से भी ये ब्लॉक हो सकती है क्योंकि इसके जो कार्टिलेजिनस पार्ट हैं वो इसके साथ वॉल्स जो होती हैं कार्टिलेजिनस पार्ट के बिल्कुल साथ ही प्रेजेंट होती हैं। फेरिंगोटिम्पैनिक ट्यूब जब ऑक्लूड हो जाती है, जो एयर रेजिडल प्रेजेंट थी टिम्पैनिक कैविटी के अंदर, वो म्यूकस ब्लड वेसल्स के अंदर चली जाती है। म्यूकोजल ब्लड वेसल्स के अंदर जाने के बाद अब क्या होगा कि टिम्पैनिक कैविटी के अंदर तो प्रेशर कम हो गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रिट्रैक्शन हो जाएगी और जो फ्री मूवमेंट हो रही थी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वो नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से नॉर्मल हेयरिंग नहीं हो सकती। नॉर्मली क्या हो रहा होता है, टिम्पैनिक मसल्स जो होते हैं उनका एक प्रोटेक्टिव एक्शन होता है कि अगर बाहर से कोई बहुत एक्स्ट्रा ह्यूज वाइब्रेशन है या फिर बहुत एक्स्ट्रा ह्यूज साउंड है तो उसको वो थोड़ा डैम्पिंग उसकी करें, ठीक है, और फिर वो उसको हम सेंस करें। ठीक है, यानी जो एक्सटर्नल स्टिमुलस मिल रहा है उसकी डैम्पिंग करने के बाद उससे फर्दर प्रोसेसिंग के अंदर हमारी बॉडी के अंदर भेजा जा रहा है। बट अगर तो स्टेपीडियस ही पैरालाइज हो गया यानी फेशियल नर्व के लेयिंग की वजह से, तो एक्सेसिव एक्यूटनेस ऑफ हेयरिंग की कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसे हाइपर एक्यूजिया कह रहे होते हैं। इसकी वजह से जो स्टेपिस बोन है उसकी अनलिमिटेड मूवमेंट होगी। फिर आ जाती है मोशन सिकनेस। मैक्यूला जो होता है मेम्ब्रेनस इनर ईयर का, वो एक स्टैटिक ऑर्गन होता है जिसके पास एक स्मॉल डेंस पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम ऑटोलेट्स कह रहे होते हैं। ठीक है, जो हेयर सेल्स होते हैं वहाँ पर उनके अंदर एम्बेडेड हुए होते हैं। ग्रेविटी की वजह से इनकी बेंडिंग हो रही होती है और इनकी बेंडिंग की वजह से वेस्टिबुलर नर्व जो होती है वो स्टिमुलेट हो रही होती है, जिसकी वजह से एक अवेयरनेस बॉडी के अंदर क्रिएट हो रही होती है कि फ़िलहाल हेड किस पोजीशन में, और कोई भी टिल्टिंग मूवमेंट हो रही है, एक्सेलरेशन डीसेलरेशन, तो उसकी वजह से फ़ौरन से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पहुँच रही होती है और अवेयरनेस क्रिएट कर दी जाती है कि ये पोजीशन है फ़िलहाल। अगर तो डिसकोऑर्डिनेस हो बिटवीन द वेस्टिबुलर एंड विजुअल स्टिमुलेशन तो उसकी वजह से मोशन सिकनेस कॉज हो जाती है। अब अगर यहाँ पर देखें ना तो आपको वाज़े पता लगेगा किस तरह ये जो होते हैं पोजीशन को बता रहे होते हैं और किस तरह थोड़ी सी भी अगर टिल्टिंग हो रही है हेड की तो अवेयरनेस क्रिएट की जा रही होती है कि फ़िलहाल ये पोजीशन है हेड की। फिर आ जाता है डिजीनेस एंड हियरिंग लॉस। पेरिफेरल ऑडिटरी सिस्टम के अगर तो इंजरी हो रही है तो उसके 3 सिम्टम्स होते हैं। एक है कि हियरिंग लॉस होगा, ठीक है। दूसरा आ जाता है कि डिजीनेस, जिसे हम वर्टिगो कह रहे होते हैं, ये तब हो रहा होता है अगर तो सेमी सर्कुलर डक्ट्स जो हैं उनकी इंजरी हो रही होती है। और फिर थर्ड चीज़ आ जाती है बजिंग या रिंगिंग, जो कि ईयर के अंदर रिपेयर हो रही होती है, जिसे हम टेनाइटिस कह रहे होते हैं। अब इसकी इंजरी जो टेनाइटिस तब रिपेयर हो रहा होगा जब कॉक्लियर डक्ट जो है उसकी इंजरी है या फिर वो भी इन्वॉल्व है इस इंजरी के अंदर, ठीक है। ये टेनाइटिस या हियरिंग लॉस जो होता है ये किसी भी सेंट्रल या पेरिफेरल पाथवे के अंदर अगर कोई लेजन कहीं भी प्रेजेंट है तो उसकी वजह से होता है। हियरिंग लॉस 2 तरह के हो सकते हैं। एक कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस के अंदर क्या होता है कि एक्सटर्नल, पहला पॉइंट है एक्सटर्नल या मिडल एयर, ठीक है। आई विल बी टेलिंग कौन कौन से पॉइंट नोट करने हैं। एक पहला पॉइंट है एक्सटर्नल या मिडल एयर के अंदर कंडक्शन जो है साउंड की या जो मूवमेंट है ओवल और राउंड विंडोज़ की वो प्रॉपर नहीं हो रही, ठीक है। उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस या डिस्ट्रप्शन प्रेजेंट है। ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो बहुत सॉफ्ट वॉइस के अंदर बोल रहे होते हैं क्योंकि उनकी अपनी वॉइस जो होती है उन्हें वो बैकग्राउंड वॉइस से भी ज़्यादा ऊंची लग रही होती है। इस हियरिंग लॉस को सही करना है तो सर्जरी कर दें या फिर हियरिंग एड एडवाइस दे दें। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के अंदर डिफेक्ट्स कहाँ आ रहे होते हैं, या तो कॉक्लिया से ब्रेन तक का जो पाथवे है वहाँ डिफेक्ट आ रहा है, या फिर कॉक्लियर नर्व का डिफेक्ट है, या फिर ब्रेन स्टेम या जो कॉर्टिकुलर कनेक्शन है उनका कोई डिफेक्ट है। कॉक्लियर इम्प्लांट्स दिए जा सकते हैं अगर तो हेयर सेल्स जो हैं स्पाइरल ऑर्गन्स की डैमेज है। साउंड्स जो होती हैं क्या होता है कि उसमें रिसीव कर रहा होता है एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन
और वो फिर अंदर हमने एक रिसीवर इम्प्लांट किया होगा। रिसीवर जो है उसको ट्रांसमिट की जाती हैं और फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वहाँ पर से कॉक्लिया को भेजी जाती हैं, जिससे कॉक्लियर नर्व जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है। हियरिंग इससे इतनी प्रॉपर नहीं होती, क्रूड ही रहती है, पर हाँ रिदम वगैरह और जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वगैरह है उनका हमें पता लग जाएगा। फिर मेनियर सिंड्रोम आ जाता है। क्या होता है, एंडोलिम्फ का मसला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एंडोलिम्फ प्रेजेंट है, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और उसकी वजह से एंडोलिम्फेटिक जो डक्ट है उसकी ब्लॉकेज हो रही है। क्या होगा कि जो टेनाइटिस है उसके रिकरेंट अटैक्स होंगे, हियरिंग लॉस होगा और वर्टिगो यानी डिजीनेस होगी। अब इन सिम्टम्स की वजह से प्रेशर अपेयर होगा, साथ ही साथ इन सिम्टम्स के साथ प्रेशर अपेयर जो आपको यूँ लगेगा कि जैसे प्रेशर पड़ रहा है ईयर पर, ठीक है। और जो साउंड है वो डिस्टॉर्ट होगी, नॉइसेस की तरफ सेंसिटिविटी बहुत इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक साइन ये है कि बैलूनिंग ऑफ द कॉक्लियर डक्ट एट्रिकल एंड सेक्यूल प्रेजेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि एंडोलिम्फेटिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ होता है। फिर हाई टोन डेफनेस आ जाती है। अगर हम परसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा लाउड साउंड सुन रहे हैं तो उसकी वजह से जो स्पायरल ऑर्गन होता है उसके अंदर डीजनरेटिव चेंजेस आने लग जाती हैं और उसकी वजह से हाई टोन डेफनेस हो जाती है। हाई टोन डेफनेस ही वो है चीज़ जिसकी वजह से अगर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ डे यू आर हियरिंग सॉन्ग्स, तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आती है कि यू आर हियरिंग एट वेरी लाउड वॉल्यूम फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड यू शुड स्टॉप। अच्छा, तो इस हियरिंग लॉस के अंदर क्या हो रहा होता है, उन वर्कर्स के अंदर हो रहा होता है यूजली जो कि लाउड नॉइसेस की तरफ एक्सपोज होते हैं और वो कोई भी प्रोटेक्टिव चीज़ वेयर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो अपने आप को इन लाउड वॉइसेस से बचा सकते हैं, जैसे जेट इंजन्स वगैरह के गिर्द जो लोग काम कर रहे हैं। फिर बैरोट्रोमा के अंदर क्या हो रहा होता है कि कोई भी ऐसी ईयर की इंजरी है जो कि इम्बैलेंस ऑफ प्रेशर की वजह से कॉज हुई है। कहाँ कहाँ पर प्रेशर जो कि एयर के अंदर है और वो प्रेशर जो कि मिडल एयर के अंदर है, ठीक है। इसे हम ऑटिक बैरोट्रोमा कह रहे हैं, बैरोट्रोमा यानी प्रेशर का ट्रॉमा। और ये जो होती है यूजुअली फ्लायर्स के अंदर और डाइवर्स के अंदर हो रही होती है। दैट्स इट।